हेल इन अ सेल मैच में ब्रॉक लेसनर के अंदर घुस गई अंडरटेकर की आत्मा और आज शो पर फाइनली रैंडी ओर्टन का रिटर्न भी हो चुका है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं समर स्लैम की नाइट 1 को। कैसा लगा समर स्लैम का शो, कितना रेट किया जाएगा समर स्लैम की नाइट 1 को। और अगर आप चैनल पर डेली वीडियोस को एंजॉय करते हो तो एक बार चेक कर लेना कि आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन हिट किया है या फिर नहीं। और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए समर स्लैम की नाइट 1 के पहले मैच से स्टार्ट करते हैं। और ये मैच था चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच में। अब क्योंकि स्टार्ट टाइम पीएलई इसका थोड़ा सा अर्ली हो गया है तो यहाँ पे डे लाइट में ही पूरा शो शुरू हुआ। इवन शो खत्म भी जब हुआ तो डे लाइट का ही वहां पे आपको पूरा जो नजारा है वो दिखेगा। मैच ही प्रोग्रेस करता तो लिव मॉर्गन ने शुरुआत में मैच को पूरा कंट्रोल किया है। इयो स्काई उसके बाद एक कमबैक करती है और उन्होंने रिंग साइड पर अपना सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लगाया। भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूव होता है, वो कभी किसी को मुझे लगता है तगड़ी वाली इंजरी भी दे सकता है। इसके बाद वो मून सॉल्ट के लिए जाती है लेकिन फिर जजमेंट डे के लोगों ने यहाँ पे चुल करनी शुरू कर दी क्योंकि रॉक्सैन और इस मैच में आ जाती है रकेल रॉड्रिगेज। लेकिन फिर भी इयो स्काई ने पहले तो बाहर मून सॉल्ट हिट किया दोनों के ऊपर, उसके बाद उन्होंने स्पेनिश फ्लाई लगाया और इसके बाद उन्होंने लिव मॉर्गन का फिनिशर ओब्लिवियन लगाया लेकिन उस पर लिव मॉर्गन ने किकआउट कर दिया था। लिव मॉर्गन का कोड ब्रेकर भाई जो बहुत पहले से वो यूज नहीं कर रही, उन्होंने रिसेंट टाइम में उसको यूज करना शुरू किया, वो बहुत ज्यादा कूल लगता है लेकिन उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। और फिर एक सीक्वेंस आता है जब लिव मॉर्गन अपना ओब्लिवियन लगाने के लिए जाती है, उन्होंने लगा तो दिया लेकिन इयो स्काई ने उसको अपने ऊपर हिट नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के एंड में जाके उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया है और इस मैच में उन्होंने इयो स्काई को हरा दिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और जैसा हमने प्रिडिक्ट भी किया था इस मैच को, तो बहुत कोई ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन क्योंकि बात है अब मैच की तो ओवरऑल अगर मैच की क्वालिटी के हिसाब से रेट किया जाए तो आप इस मैच को एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है, ये 6 मैन टैग टीम मैच था, ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोवा एंड एले नाइट और उनके साथ रॉय स्कीज। और सबसे पहले तो आज ब्लड लाइन ने जो अपनी एंट्रेंस करी है, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव रियल टाइम ही रिएक्शन दे रहा था तो भाई मैंने वहां पे भी ये बोला कि इतनी मेहनत अगर इन्होंने स्टोरी के ऊपर कर ली होती भाई तो कुछ अलग ही सीन होता है इस शूट को देखने का, क्योंकि एंट्रेंस उन्होंने बहुत बढ़िया करी थी और मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी इसमें जेकब फाटू लेके आए थे क्योंकि उन्होंने अपना एक अलग सा जो मास्क है उसको भी पहना हुआ था। और भाई आज सारी आई बॉल सारी अट्रैक्शन लूटने का काम किसने किया है, वो किया है हमारे रंग बिरंगे सोलो सिकोवा ने। सबसे पहले तो उन्होंने मैच के बीच में ही हीट करना शुरू कर दिया, उन्होंने रन इट बैक किया तो जे उसो की जो हरकत है वो आज सोलो सिकोवा ने करके उनको थोड़ा सा चिढ़ा दिया था। अब रॉय स्कीज को भी अगर आप देखोगे भाई, मुझे तो आज रॉय स्कीज ने बहुत हद तक एक रायबैक टाइप के सुपरस्टार की वाइब दी है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ पे पावर स्लैम उन्होंने हिट किया, पावर बॉम्ब वो हिट करते हैं, एवलांच स्लैम भी उन्होंने लगाया। और इसके बाद आता है मैच में फिनिशर्स का सीक्वेंस, जे उसो ने अपना स्पीयर हिट किया है, वैसे तो वो हक करना ही है लेकिन चलो अब इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जे उसो को क्योंकि बंदा मेन इवेंट सीन से बाहर जा चुका है। इसके बाद एल नाइट ने अपना सुपरप्लेक्स हिट किया, जिमी उसो स्प्लैश लगाते हैं, सोलो सिकोवा ने अपना स्पिनिंग सोलो लगाया, जेकब फाटू फिर डीडीटी मारते हैं और एंड में जाके जब रॉय स्कीज एंड जेकब फाटू बचते हैं तो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं कि ये दोनों बहुत ही गंभीर किस्म के आदमी एक दूसरे को फोड़ देंगे, तो वो टाइम कीपर वाले एरिया में चले जाते हैं और ऊसोस को ऐसा लगा कि अब वो खेल खत्म कर सकते हैं एले नाइट का, क्योंकि जे ऊसो ने फिर स्पीयर किया, जिमी ऊसो ने फिर स्प्लैश लगाया लेकिन एले नाइट ने यहां पे किक आउट कर दिया। और उसके बाद जब वो 1D फिनिशर के लिए जाते हैं तो पीछे से लपेट लिया सोलो सिकोवा ने जिमी ऊसो को सोलो अपनी स्पाइक के साथ में। और फिर एले नाइट ने, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई, इस मैच में एले नाइट ने बीएफटी हिट किया और उन्होंने जे ऊसो को पिन किया है भाई इस मैच में। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि सेम शो पर जे ऊसो पिन हुआ है और पिन करने वाला बंदा वो जिसके साथ हमेशा गलत ही होता है। तो एले नाइट ने इस मैच में पिन किया है जे ऊसो को और अपनी टीम के लिए विक्ट्री सिक्योर करी है। इस मैच में हमारी प्रेडिक्शन होती है गलत क्योंकि मैंने पिक किया था इस मैच में ब्लड लाइन को जीतने के लिए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मूव मुझे लगा कि अच्छा ये एक ग्रुप की तरह फिर नहीं देख रहे क्या जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड जेकब फाटू को, और अब इनकी जवाबदारी बनेगी रोमन रेंज के लिए कि भैया तुम शो पर मैच कैसे हार के आ गए। और मैच के बाद भाई फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट भी था जहां पे एले नाइट एंड सोलो सिकोवा ने एक दूसरे को हक किया है। तो भाई अब तो पूरा अपना सोलो सिकोवा एक बेफेस बंदा बन चुका है। फ्यूड इनकी अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ मैं बोलूंगा समर स्लैम के इस मैच ने जैसा डिलीवर करना चाहिए था वैसा डिलीवर किया है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है और ये था गुंथर वर्सेस निक ऑल्डिस के बीच में। और इस मैच में मैं तो बस कपड़े उतरने का ही वेट कर रहा था निक ऑल्डिस के, और भाई गुंथर ने अपनी एंट्रेंस करी और उसके बाद जब निक ऑल्डिस अपनी एंट्रेंस करते हैं वही मैग्नस की पूरी याद आ गई, टीएनए के टाइम की याद आ गई। और क्या परफेक्ट फिजिक बनाई है निक ऑल्डिस ने, मैं तो बोलूंगा कि मेन इवेंट सीन में जैसे सुपरस्टार्स होते हैं उस टाइप की फिजिक है यहाँ पे निक ऑल्डिस की।
और ये प्रोटीन चैटर देख के डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। अब देखना यही था कि इस मैच में रेसलिंग कैसे करते हैं निक ऑल्डिस, क्योंकि इतने टाइम के बाद जब आप एक रेसलिंग मैच करते हो तो चीज़ें आपके लिए इतनी आसान नहीं होती। लेकिन रेसलिंग के मामले में भी कोई डिसअपॉइंट नहीं किया भाई निक ऑल्डिस ने। डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स लगा रहे हैं वो गुंथर को, सोचो कोई हल्का फुल्का आदमी तो है नहीं, लंबा चौड़ा है गुंथर, लेकिन उनको वो इजीली हिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद गुंथर ने इस मैच को पूरा कंट्रोल किया। रिंग साइड पर फैमिली भी आई थी निक ऑल्डिस की, मिकी जेम्स और उनका बेटा वहां पे, तो उनको भी चिढ़ाने का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं गुंथर, और ये गुंथर को बहुत अच्छी तरीके से करना आता है। फिर इसके बाद निक ऑल्डिस ने सुपरप्लेक्स भी हिट किया, यू स्टिल गॉट इट के वहां पे चैंट लगते हैं, और पूरे मैच में आप फील कर सकते हो कि बहुत ज्यादा इमोशन में भी है निक ऑल्डिस, क्योंकि उनके लिए भी काफी है कि मतलब ऐसा दिल छूने वाला या फिर हार्ट टचिंग मूवमेंट है, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो रेसल कर रहे हैं। गुंथर ने इसके बाद चॉप्स लगाने शुरू किए और नो सेल किया थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो इस मैच में निक ऑल्डिस ने, क्योंकि उसके बाद भी वो सीधा जो है क्लोज लाइन लगा देते हैं। और इतना ही नहीं भाई, निक ऑल्डिस तो टॉप रोप पे जाके एल्बो ड्रॉप भी लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि बंदा बहुत टाइम के बाद रेसलिंग कर रहा है तो वो अपने जो मूव्स हैं उनको नहीं करेगा। फिर निक ऑल्डिस ने अपने शार्प शूटर में भी फंसा दिया, और जब उन्होंने फंसाया भाई, क्राउड वहां पे इतना ज्यादा हॉट और इलेक्ट्रिक हो गया था, क्योंकि लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे इस मैच में निक ऑल्डिस के जीतने के लिए, क्योंकि एक तो वैसे भी लोगों को गुंथर पसंद नहीं है ना, सारे फेवरेट सुपरस्टार्स को बंदा रिटायर करते रहता है। लेकिन एंड में जाके स्लीपर होल्ड में फंसाया उन्होंने। एक बार तो खड़े हो गए थे निक ऑल्डिस, लेकिन फिर दोबारा जब गिराया तो भाई फिर निक ऑल्डिस खड़े नहीं हो पाए, और इस मैच में टैप आउट कर दिया है निक ऑल्डिस ने। और जैसा हमने प्रेडिक्ट भी किया था, इस मैच के जो विनर हैं वो गुंथर बन चुके हैं। लेकिन मैच के बाद एक मूवमेंट आया जिसको निक ऑल्डिस आई थिंक फॉरएवर याद रखेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ और उनका बेटा वो रिंग में आते हैं, उन्होंने स्टैंड टॉल किया और लोग वहां पे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। अगर मैं रेट करूं कि किस तरीके का रेसलिंग मतलब क्या किया, तो मैच को रेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं भाई अगर 10 में से मुझे रेट करना हो निक ऑल्डिस की रेसलिंग को तो मैं 7 या 8 करूंगा। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्मूथ था, लेकिन ये सोचो कि इतने सालों के बाद कोई बंदा रेसल कर रहा है तो भाई उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और लोग वैसे ही बहुत ज्यादा कुछ इस मैच से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई बॉच नहीं था यहाँ पे ऐसा देखने के लिए जो बिल्कुल ही दिख जाए, जबकि कई बार ऐसे बॉचेस हो जाते हैं। तो उस चीज में निक ऑल्डिस ने सही काम किया, और मैं तो डेफिनेटली अब आगे लुक फॉरवर्ड करूंगा कि ऐसे ही और मैचेस में कंपीट करें निक ऑल्डिस। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है बेला ट्विंस एंड पेज वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस के बीच में। क्राउड इस मैच को देखते देखते बिल्कुल ऐसा थका हुआ सा फील कर रहा था, कोई एनर्जी थी नहीं इस मैच में। एंड में जेसी जेन ने अपने फिनिशर के साथ इस मैच को जीत लिया। लेकिन मैच के बाद वो मूवमेंट आता है, हाँ इसमें भी हमारी जो प्रेडिक्शन है वो सही रही, लेकिन इस मैच के बाद वो मेन मूवमेंट था जो हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था भाई कि यहाँ पर टर्न होना चाहिए, और निकी बेला का टर्न यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मार दिया है इस मैच में पेज को, क्योंकि पेज इस मैच में पिन हुई थी और बेला ट्विंस का हील टर्न हो गया। और निकी बेला को अगर मैं बताऊं भाई तो वो एक हील के तौर पे बहुत ही मस्त रोल प्ले करती हैं, और अब मैं चाहता हूं कि WWE एक हाई वोल्टेज फ्यूड बना दे स्टोरी में निकी बेला और पेज की, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, और वैसे भी वुमेन्स डिवीजन के आपके जो हालात हैं वो इस समय सही नहीं चल रहे हैं। इसके बाद शो पर आता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच, और ये था कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक के बीच में। आज कोडी रोड्स की भाई क्या एंट्रेंस थी, अपने स्ट्रीट फाइटर वाले लुक के साथ वो घायल यहाँ पे बन के आए हुए थे। हमेशा ही उनकी एंट्रेंसेस जो है वो बहुत स्पेशल लगती हैं। सीएम पंक भी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, पहले साइलेंट एंट्रेंस करी, फिर जब रैंप पे आ जाते हैं तो वहां से कल्ट ऑफ पर्सनालिटी हिट होता है। उन पे ग्रीन कलर की जैकेट बहुत ज्यादा सूट कर रही थी, और अगर इन दोनों की तुम स्टोरी लाइन को हटा दो तो यहाँ पे इन दोनों सुपरस्टार्स ने तगड़ी वाली ऑरा फार्मिंग करी है, और ये है इन दोनों सुपरस्टार्स की पोटेंशियल अगर तुम इन्हें सही तरीके से यूज करोगे। मैं तो कह रहा हूं कि स्टोरी लाइन तुम ना दिखाते वो बेटर होता, वो सीधा मतलब इस मैच में एंट्रेंसेस को देख के ही आपको वो जो बिग फाइट वाली फील है वो आ जाएगी। तो इससे पता चलता है भाई दोनों सुपरस्टार्स में बहुत ज्यादा दम है, लेकिन WWE ने बस इस चीज को बुक सही तरीके से नहीं किया था। अभी मैच स्टार्ट होता है तो एक बंदा एक एक चीज को ही टारगेट कर रहा है, जैसे सीएम पंक जो है लेफ्ट आर्म को टारगेट करते हैं कोडी रोड्स के, और सीएम पंक की बैड नी थी तो कोडी रोड्स भी उसको टारगेट करते हैं। दोनों सुपरस्टार्स ने बहुत बार इस मैच में फिनिशर सेट करने की कोशिश करी, अब तक किसी का भी जो फिनिशर वो नहीं लग पा रहा। दोनों ने बहुत बार सबमिशन होल्ड में डाला, और फाइनली कोडी रोड्स अपना फिनिशर हिट कर देते हैं, लेकिन एक फिनिशर के ऊपर आजकल बहुत जल्दी किक आउट हो जाता है। आज इस मैच में सीएम पंक ने मूनसॉल्ट भी हिट किया है, और मैं तो बोलूंगा कि अब दोबारा नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि एक तो पहली बार उसमें वो हाइट नहीं ले पाए, और हाइट नहीं ले पाए तो ठीक है भाई, कोडी रोड्स पड़ा है वहां और सीएम पंक गिर रहा है यहाँ, तो भाई वो तो क्लियर एक तगड़ा वाला बॉच था। और ये फनी या और ज्यादा एम्बैरेसिंग तब हो जाता है जब आप ऐसे मूव करते नहीं हो और फिर आपको लोग जज करेंगे वहां पे।
तो शायद सीएम पंक अगर अगली बार करे मूनसॉल्ट हिट तो उन्हें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए उस चीज़ का। फिर इसके बाद सीएम पंक ने अपना जीटीएस हिट किया, उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। एक बार फिर से उन्होंने जीटीएस हिट किया तो इस बार कोडी रोड्स ने वो जो रोप्स है उसको ही पकड़ ले लिया। और फिर सीएम पंक ने इस मैच में कुछ ऐसा किया है जो कि मुझे लग रहा था कि यार सीएम पंक को अपना करियर ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्या करना है। उन्होंने अनाउंसर डेस्क को क्लियर किया, कोडी रोड्स को वहां पे लेटाया, वो जाते हैं टॉप रोप पे और वहां से वो एल्बो ड्रॉप हिट करने के लिए चले गए और भाई कर भी दिया। लेकिन कोडी रोड्स वहां पे हट जाते हैं और सीएम पंक ने बहुत तगड़ा वाला बंप लिया है और उनकी एज के हिसाब से भाई इस चीज के लिए आपको सीएम पंक को तगड़े वाले प्रॉप्स देने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स को लगा भाई मेरे पास सही मौका है, वैसी हालत खराब हो गई थी सीएम पंक की, उनकी नी में जाके ही लगी थी जिसको पहले से ही फेवर कर रहे थे। फिर वो रिंग में जाते हैं कटर के लिए, लेकिन वो लग गया रेफरी को। और जैसे ही आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में रेफरी चित होता है, हमें समझ में आ जाता है भाई कि अब तो यहाँ पे कुछ तो भसड़ मचने वाली है। और एग्जैक्टली वही चीज होती है यहाँ पे। सीएम पंक ने एक बार जीटीएस हिट कर दिया, वो दूसरी बार जीटीएस हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स हिट कर दिया और सीएम पंक गिर गए बाहर। और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच में वो मूवमेंट दे दिया है जो कि अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आने वाला था इस सीएम पंक और कोडी रोड्स के मैच को। और मूवमेंट ये था कि फाइनली आज रिटर्न हो चुका है रैंडी ऑर्टन का। तो होता क्या है, रैंडी ऑर्टन भागते हुए आते हैं, मतलब 30 सेकंड के अंदर सब खेल खत्म कर दिया इस मैच में रैंडी ऑर्टन ने। भागते हुए आते हैं, मेजर करते हैं वो कोडी रोड्स को, उसके बाद उन्होंने अपना आरकेओ हिट किया, एक बार वो कैमरा पे आई विंक करते हैं और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। मतलब उन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया कि अगर आपकी नजरें थोड़ी देर के लिए भी हटी होंगी स्क्रीन से तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रैंडी ऑर्टन अपना आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर मार के जा भी चुका है। अब कोडी रोड्स रिंग में चित हो गया था, उसके बाद जीटीएस लगा और इस मैच में चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। देखो ये मैच अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस मैच को थोड़ा स्लो बुक किया गया, इसकी पेसिंग सही नहीं थी। वैसे ओवरऑल यहाँ पे जो भी हुआ मुझे लगता है कि वही होना भी था, जैसे चैंपियनशिप रिटेन हो गई और रैंडी ऑर्टन वापस आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइम मिला रैंडी ऑर्टन को, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि एकदम से आके फिर वो भग भी लेते हैं। बट खैर जो भी है, एटलीस्ट रैंडी ऑर्टन का आज शो पर रिटर्न हो चुका है और अब यहाँ से राइवलरी चलेगी ऑब्वियसली जो हमें नजर आ रही है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की। और फिलहाल सीएम पंक ने यहाँ पे अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की और यहाँ पे मैच था हेल इन अ सेल जो कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच था। सबसे पहले ओबा फेमी अपनी एंट्रेंस करते हैं, फिर ब्रॉक लेसनर ने अपनी एंट्रेंस करी। और आज ब्रॉक लेसनर की थोड़ा सा रिंग गियर अलग था क्योंकि उन्होंने एल्बो स्लीव्स पहने हुए थे जो कि ब्रॉक लेसनर को हम देखते नहीं। और हर बार की तरह जब ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्रेंस करते हैं ऐसा लगता है कि भाई कोई गेम का कैरेक्टर आ रहा है। और प्रोटीन चैटर एक बार फिर से देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि नेचुरल डीन पे जाके R1 वाला कोड आप यूज कर लेना। मैच ही शुरू होता है और जैसा एक्सपेक्टेड था बहुत ही हाई पेस पे मैच शुरू होता है। 3 सुप्लेक्स लगाए इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने पहले और भाई ओबा फेमी ने कुछ भी सेल नहीं किया है। सुप्लेक्स ऐसे लगाए ओबा फेमी के ऊपर कि मतलब कि वो सुप्लेक्स लगे ऐसा समझ नहीं आया, लगा ठीक है भाई कुछ हल्का फुल्का सा गिर गया था कहीं ओबा फेमी, वो इतनी आसानी से खड़ा हो जाता है। इसके बाद ओबा फेमी तोड़ना शुरू करते हैं ब्रॉक लेसनर को, वो टेबल निकालते हैं, उसको उन्होंने हेल इन अ सेल के कॉर्नर पे लगाया था और वहां पे फिर वो तोड़ भी देते हैं उनको। फिर ब्रॉक लेसनर भी काउंटर करते हैं और यार आज क्या मारा है ब्रॉक लेसनर ने वो स्टील स्टेप से। जब भी स्टील स्टेप्स कोई बंदा उठाता है ना बहुत वो केयरफुल रहता है कि लग ना जाए, लेकिन आज ब्रॉक लेसनर को देख के ऐसा नहीं लगा। वो कह रहे भाई मेरे से करना था ना तुझे हेल इन अ सेल मैच, देख फिर अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उन्होंने 3 बार मारा स्टील स्टेप से और आप उसे जितनी बार देख लोगे भाई वो उतना ही ज्यादा खतरनाक लगेगा कि वो कट वट भाई उससे बहुत आसानी से लग जाता है। वो पता नहीं क्या मतलब जो विजुअली वो जैसा दिखा कैमरा पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर इसके बाद ओबा फेमी भी काउंटर करते हैं, उन्होंने एक चोक स्लैम लगाया, दूसरा चोक स्लैम लगाया और वो जो टॉस करते हैं यार चलो ठीक है तुम बाकियों को उड़ा उड़ा के फेंकते हो वो ठीक है, जब ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को उड़ाता है ना ऐसा लगता है यार ये ब्रॉक लेसनर सही में ऐसे उड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हमको आदत है ब्रॉक लेसनर को सामने वाले को उड़ाते हुए देखने की, लेकिन जब उन्हें कोई उड़ाता है तो थोड़ा अनरियल सा वो मूवमेंट लगता है। और इसके बाद ओबा फेमी ने अपना फिनिशर भी हिट कर दिया। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो अब तक जब भी जो कि एक ही बार लगाया उन्होंने फिनिशर ब्रॉक लेसनर के ऊपर, उसके ऊपर किकआउट नहीं किया था ब्रॉक लेसनर ने, लेकिन आज उन्होंने किकआउट किया है। और किकआउट किया तो मतलब वही है कि मैच को थोड़ा सा डीप लेके जा रहे थे इन्होंने। हेल इन अ सेल जो है वो तोड़ा नहीं, लेकिन मतलब वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज थी, लेकिन मैच को एटलीस्ट ये लंबा लेके गए। और आपने मेन इवेंट में डाल दिया था तो भाई फिर आपको इसको लंबा लेके जाना भी था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर के अंदर आ गई अंडरटेकर की आत्मा। वो पहले तो बिल्कुल अंडरटेकर के स्टाइल पे बैठते हैं जो उनका सेटअप होता है, और भाई बहुत मैं तो बोलूंगा कैमरा एंगल में उसको फंबल, कैमरा एंगल में नहीं उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा बेकार थी। वो रिकैप दिखा रहे हैं, रिप्ले दिखा रहे हैं, लेकिन उतने में ही जो है वो खड़े हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर, तो वो एंगल थोड़ा सा मिस हो गया। उसके बाद उन्होंने एक F5 लगाया
ओबा फेमी खड़ा हो जाता है। दूसरा F5 लगाया, उस पे भी ओबा फेमी खड़ा हो जाता है। तीसरा F5 लगाया तो 2 पे जाके किकआउट किया है ओबा फेमी ने। और भाई जब F5 के ऊपर कोई बंदा इतनी आसानी से खड़ा हो जाता है तो समझ लो भाई कि उस बंदे का फ्यूचर WWE में क्या होने वाला है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर को लगा यार कि ये तो ऐसे हार मान नहीं रहा, अब मुझे कुछ तगड़ाई करना पड़ेगा। ब्रॉक लेसनर ने लिटरली उस रिंग को ही फाड़ दिया। उन्होंने पहले कैनवस जो बिछा होता है उसको हटाया, वो एक जो पैडिंग होती है उसको हटाया, और वुडन बोर्ड सब नजर आ रहे थे। और ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को उठा लिया अपने कंधों के ऊपर। देख के ऐसा लगा कि इसके ऊपर F5 लगने वाला है, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने किया कुछ ऐसा जो कि मुझे लगता है कि WWE की हिस्ट्री के उन मूवमेंट्स में से रखा जाएगा जिसको फैंस के दिमाग से इरेज नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसके बाद वो अंडरटेकर का ऐसा वाला जेस्चर करते हैं और उन्होंने टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, जो कि अंडरटेकर का फिनिशर है, वो हिट किया ओबा फेमी के ऊपर। तो ये एक बहुत ही WWE का स्वीट तरीका था, बहुत ही एक पोएटिक वे था दिखाने का, क्योंकि हिस्ट्री रही है ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के हेल इन अ सेल के मैचेस की। तो वही चीज़ WWE ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, वही चीज़ ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी। एंड क्या इस मैच का फिनिश ऐसा हुआ कि ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया ओबा फेमी को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंडरटेकर के स्टाइल में उन्होंने पिन किया, लेकिन उसके ऊपर भी ओबा फेमी ने किक आउट कर दिया। अब समझ में आ गया था भाई कि अगर इसके बाद भी ओबा फेमी नहीं माना तो वह क्या ही मानने वाला है। ब्रॉक लेसनर स्टील चेयर लेके आते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पंच किया, ऐसे उड़ा दिया उन्होंने स्टील चेयर को मार के जैसे किसी गुब्बारे को उन्होंने मारा होगा। और इस बार जब अपना फिनिशर हिट किया ओबा फेमी ने तो ब्रॉक लेसनर के पास उसका कोई आंसर नहीं था। ब्रॉक लेसनर पिन हो गए इस मैच में, और पहली बार किसी हेल इन अ सेल मैच में ब्रॉक लेसनर की हार हुई है और ओबा फेमी इस मैच को जीत चुके हैं, जैसा इस मैच में प्रेडिक्ट भी किया था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसके बाद ओबा फेमी रिंग में सेलिब्रेट करते हैं, ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर दोबारा आते हैं, वो माइक पर आते हैं भाई, उन्होंने हक किया है ओबा फेमी को इस मैच में और कहते हैं कि दिस इज द पास्ट एंड दिस इज द फ्यूचर। इतने ह्यूज वे में ओबा फेमी को आज ओवर किया है ब्रॉक लेसनर ने। एक तो मैच भी ओबा फेमी जीते और लिटरली अपने मुंह से बोल रहे हैं ब्रॉक लेसनर की ये बंदा फ्यूचर है। ब्रॉक लेसनर की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी थे, और भाई ये चीज देख के वो बादशाह की जैसे बात थी कि लौंडे भी रोएंगे, इस चीज को देख के वही मूवमेंट दोबारा से बन जाता, क्योंकि इतने ऐसे टाइप के बंदे के आंखों में आप आंसू एक्सपेक्ट नहीं करते हो। और इस तरीके से समर स्लैम का होता है। एंड देखो, बिल WWE ने समर स्लैम का कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है नाइट 1 ने डिलीवर किया है। अगर मैं इस शो को रेट करूं तो मैं इसको रेट करूंगा 4.25 स्टार, क्योंकि बिल्ड जैसा था उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस समर स्लैम ने अच्छा डिलीवर किया है। हाँ, कुछ कुछ मूवमेंट थे जो कि ऑब्वियसली और बेटर हो सकते थे। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला आप लोग कोड यूज कर लेना। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।